हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम सेमिस्टर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मतलब फास्ट चैप्टर, क्योंकि ये मेरा फास्ट लेक्चर है इसके ऊपर। तो इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिस 2026 में आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि फास्ट सेम आपका बिल्कुल नज़दीक है, तो इसलिए हमने सोचा कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उसी को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन है, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसी को लेके आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाई, आप भी हमारे साथ साथ में पढ़ते रहिए, तो फिर आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगा। और आपको एक काम करना होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि आपको आने वाले जितने सारे आपका सेमिस्टर्स है उसके लिए हम वीडियो आपके लिए करते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। आप ज़रूर हमारा वीडियो देखते रहिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि तुरंत आपके पास वो वीडियो पहुंचेगा। ठीक है भाई, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेकर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ साथ में शुरू हो जाइए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नज़दीक में है। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अभी हमने बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कॉमन है, जो आते हैं नॉर्मली और आने का चांसेस बहुत है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेके आपके साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिए हैं वो है मैनेजमेंट इज बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट, कमेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैनेजमेंट आर्ट साइंस है या आर्ट्स है, या साइंस आर्ट्स दोनों हैं, देखते हैं फिर। तो मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो मैनेजमेंट है क्या? एक्चुअली मैनेजमेंट का एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है उसका? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या कंट्रोलिंग करना है? ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को, और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल में एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करना, ये है मैनेजमेंट का मेन मोटो। तो इसमें क्या देखा जाए तो देयर हैज़ बीन लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट, बहुत डिबेट चलता रहता है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या आर्ट है ना? मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है? एक्चुअली रियलिटी में अगर देखेंगे, रियलिटी में आप यही चीज़ देखेंगे, ये बोथ है। एक्चुअली साइंस भी है, आर्ट्स भी है। क्यों? इसके अंदर साइंस का भी फीचर्स जुड़े हुए हैं और आर्ट का भी फीचर्स है, तो इसलिए दोनों ही चीज़ इसके अंदर जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बोथ साइंस एंड आर्ट। ठीक है, तो भाई ऐसे हम बोल देंगे तो आप क्यों मान लेंगे? इसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। तो क्या लॉजिक है कि हम इसको साइंस बोले, या क्या लॉजिक है कि हम इसको आर्ट बोले? तो आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा भाई। अब ये लॉजिक आप देखिए, नोट्स एकदम आपको एग्ज़ाम के लिए हमने अच्छी तरीके से तैयार कर दिया। अब ये नोट को आप कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट करके रखिए, एग्ज़ाम पे टाइम पे पढ़ते जाइए, आपको अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए, तो मैनेजमेंट को अगर हम साइंस बोलेंगे, इसके पीछे क्या कारण है ये देखते हैं। पहले मैनेजमेंट को हम साइंस क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है इसके? साइंस रिफर्स टू सिस्टमाइज्ड, है ना, नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रिंसिपल, यही है साइंस। तो यही जो रूल्स है, यही जो बताया हमने, साइंस जिसको हम बोल रहे हैं, ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कहाँ मिलेगा? मैनेजमेंट का फीचर्स के अंदर भी आपको मिलेगा। देखते हैं क्या ऐसा रीज़न है क्यों हम इसको साइंस बोलते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों कंसीडर करते हैं एज अ साइंस। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट हैज़ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज consisting of concepts, theories, principles, है ना, डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया? लाइक F.W. टेलर, हेनरी फेयल, इन लोगों ने इसको डेवलप किए हैं। तो ये क्या है? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि साइंस भी ऐसे ही है, तो इसलिए हम इसको
साइंस बोल सकते हैं। नंबर टू में क्या बोला है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। क्या है यूनिवर्सल प्रिंसिपल? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सच एज यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क आर एप्लीकेबल ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस कंसर्न हो या नॉन बिजनेस कंसर्न हो, प्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिटेबल कंसर्न हो, हर जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जो कि साइंस में ऐसी ही है, साइंस भी ऐसी यूनिवर्सल प्रिंसिपल है भाई, हर जगह उसको यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड आउटकम्स। इट इज़ दैट बेटर प्लानिंग लीड्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, है ना। जो कोई भी चीज़ का पीछे, आउटकम के पीछे ज़रूर कुछ कारण होगा, कोई भी एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। ये चीज़ इसमें ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में मैनेजमेंट को डिस्कस किया गया। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट भी ये भी साइंस का ही पार्ट है भाई। कोई कुछ मतलब एक्शन होता है, उसके पीछे कुछ लॉजिक जरूर कारण होता है, साइंस तो यही बताते हैं, है ना। बायसली विश्वास नहीं करते। तो ऐसे ही मैनेजमेंट भी ऐसे ही है। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। डेफिनेटली मैनेजमेंट थियोरीज डेवलप थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रियल बिजनेस वर्ल्ड। एक्चुअली बिजनेस सिचुएशन को रियली देख के, ऑब्जर्व करके ये सिद्धांत लिया जाता है और ये प्रिंसिपल बनाया जाता है मैनेजमेंट का। ऐसे ही आपका साइंस भी ऐसे ही है, प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद ही साइंस का जो प्रिंसिपल, साइंस का जो रूल्स वो आता है हमारे सामने, सेम है। तो ये कारण है कि हम मैनेजमेंट को क्या बोले, साइंस बोले। तो कुछ लिमिटेशन भी है इसमें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप इसको साइंस नहीं बोल सकते, एकदम से प्योर साइंस नहीं है। अनलाइक प्योर साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट, मे वेरी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर आप साइंस का जो रूल्स है वो चेंज नहीं होता है, वो एकदम फिक्स्ड है। लेकिन क्या है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो रूल्स है, लेकिन मैनेजमेंट का जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल्स है, वो सिचुएशन बेस में चेंज हो सकता है। ये साइंस से थोड़ा सा डिफरेंट है ये, क्योंकि सिचुएशन बेस में इसको हम चेंज कर सकते हैं या करना पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है साइंस की दौर। तो चलिए आगे देखते हैं, साइंस क्यों बोला जाता है, ये तो हमें समझ में आ गया है क्यों साइंस हम बोलते हैं। तो आर्ट क्यों बोलते हैं भाई, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्यों आर्ट है, देखते हैं। आर्ट रेफर्स टू, आर्ट्स किसको बोलेंगे, आर्ट रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स टू अचीव डिजायर रिजल्ट। सही है भाई, आर्ट क्या होता है, कुछ नॉलेज आपके पास है और कुछ स्किल है जिसको आप अप्लाई करके अपना जो डिजायर रिजल्ट आप चाहते हैं वो उसमें अचीव करना होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज कॉन्सिडर्ड एज एन आर्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्यों मैनेजमेंट को हम कॉन्सिडर करेंगे एज अ आर्ट, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजर्स अप्लाई थियोरिटिकल नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। मैनेजर जो थियोरिटिकली पढ़ के आए हैं, जो समझ के आए हैं या ऑब्जर्व करके आए हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करते हैं। आर्ट भी तो ऐसे ही है। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी। डेफिनेटली इफेक्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। ये सब चाहिए होता है, तभी जाके मैनेज हो पाता है ना। अपना पर्सनल कुछ क्वालिटीज़ जो कि क्रिएटिविटी है, लीडरशिप क्वालिटी या कम्युनिकेशन क्वालिटी या डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सब रहना चाहिए, तभी जाके मैनेजर सक्सेसफुल होते हैं, है ना। तो वो बिल्कुल आर्ट है सबका, क्योंकि अलग अलग मैनेजर का अलग अलग आर्ट होता है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, है कि नहीं। तो इसलिए ये आर्ट बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। क्या है, मैनेजरियल स्किल्स जो है इम्प्रूव विथ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस ओवर टाइम। जो मैनेजर से कंटिन्यू वो जो काम करते, मैनेजमेंट जो काम करते हुए आ रहा है, जितने ज़्यादा दिन वो काम करके आएंगे तो उसका स्किल जो है, एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अच्छे तरीके से वो मैनेज कर पाएगा, है कि नहीं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा उसका स्किल इम्प्रूव होता रहेगा। नेक्स्ट क्या है, जैसे आर्ट में भी ऐसे ही होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच लाइक आर्ट मैनेजमेंट फोकसेज ऑन अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। जो रिजल्ट चाहते हैं, आर्ट भी आप कुछ कर रहे हैं, कुछ आर्टिस्टिक काम कर रहे हैं, आपका मेन फोकस क्या है, आपने रिजल्ट, जो डिजायर रिजल्ट आप चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जहाँ जो करना चाहते हैं उसमें अचीव हो। मैनेजमेंट भी ऐसे ही है भाई, मैनेजमेंट भी ऐसे ही है, फोकस है उनका कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल में अचीव करना है।
तो उसको सामने रख के ही वो काम करते हैं और इफ़ेक्टिवली उसको एग्जीक्यूट करते हैं और डेफिनेटली सक्सेस आता है उसमें। तो ये कारण है हम इसको आर्ट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट को हम साइंस भी बोल सकते हैं, लॉजिक दिखाया आपको, आर्ट भी बोल सकते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट है आर्ट एंड साइंस बोथ। तो मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट कंबाइंस बोथ साइंस एंड आर्ट। कैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस प्रोवाइड्स द नॉलेज व्हाइल आर्ट प्रोवाइड्स द स्किल टू अप्लाई इट। साइंस आपको नॉलेज देते हैं, आर्ट क्या करते हैं, आर्ट कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे उस स्किल को, वो आपको सिखाते हैं। साइंस स्पेसिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक स्पेसिफिक प्रिंसिपल गाइड्स मैनेजर को गाइड करते हैं, बट देयर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ इफेक्टिवली दे अप्लाई द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल उनको दिया जाता है गाइड करने के लिए, लेकिन उस प्रिंसिपल को किस तरह से वो अप्लाई करे वो उनका आर्ट है। जितना अच्छे तरीके से वो अप्लाई करेगा सक्सेस उतना आएगा। नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग टेक्निक्स आर साइंटिफिक बट मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्स आर्टिस्टिक स्किल। किसी को मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, वो आपका एक आर्टिस्टिक स्किल होता है ना। वो मैनेजर किस तरह से अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करे, वो अपना खुद का एक आर्टिस्टिक स्किल होता है, उसी के थ्रू वो करते हैं। तो हमने क्या देखा कि दोनों चीज़ मतलब साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों चीज़ मिला के एक्चुअली मैनेजमेंट बना हुआ है। एक तरफ वो साइंस भी है और एक तरफ वो आर्ट भी है। ठीक है भाई, समझ में आया क्यों मैनेजमेंट को हम साइंस एंड आर्ट बोथ बोलते हैं। ज़रूर आप इस नोट को अपना कॉपी में लिख सकते हैं या तो नोट को स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक लिए हैं, देखते हैं उसमें क्या बताए गए हैं, आपको क्या क्वेश्चन पूछा गए हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को लेके हमने डिस्कस किए हैं। चैप्टर्स काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन जो इंपॉर्टेंस है आपको सामने एग्जाम है उसके लिए हमने ये एक्चुअली वीडियो बनाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ वन लेवल, है ना। तो इसमें बोला है कि मैनेजमेंट का क्या क्या लेवल्स है, कोई भी एक लेवल का आप फंक्शन हमें बताइए। ठीक है, क्या काम है उनका बताइए। मैनेजमेंट का लेवल क्या होता है, चलिए देखते हैं पहले मैनेजमेंट का लेवल की मतलब क्या होता है। क्या बोला गया है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। In large organizations, management activities are divided into levels to ensure proper supervision। क्योंकि बड़े कंपनी में क्या होता है, एक ही व्यक्ति सबको मैनेज नहीं कर पाते, तो उसमें लेवल वाइज अलग अलग काम को बांटा गया है, उस हिसाब से मैनेज एक्चुअली होता है, जैसे कि प्रॉपर सुपरविजन हो और प्रॉपर कंट्रोल में रहे। तो दिस लेवल्स फॉर्म हायरार्की और ऑफ अथॉरिटी, स्टेप बाय स्टेप रहेगा। तो ये अथॉरिटी वाइज कैसे लेवल हमने बांटा है वो आपको अभी हम डिस्कस करके बताएंगे। चलिए पहले आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या देखा हमने। मैनेजमेंट को जो लेवल में बांटा गया है वो 3 लेवल्स में एक्चुअली मैनेजमेंट को बांटा गया है। उसका जो काम है, उसका जो परफॉर्मेंस है, स्पेसिफिक रोल देके अलग अलग मतलब अलग अलग हिस्सों में अथॉरिटी वाइज बांट दिए गए हैं। किसको, मैनेजमेंट को। तो जिसको हम बोलते हैं लेवल। तो मैनेजमेंट का 3 लेवल्स है, एक एक करके हम उसको बताएंगे। टॉप, मिडिल एंड लोअर, इस तरह से डिवाइड किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी बोला जाता है जिसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। ठीक है, तो टॉप लेवल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है और उसका क्या फंक्शन है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो बिल्कुल टॉप में बैठे हैं, कॉन्सिस्टिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव सच एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये लोग रहते हैं टॉप लेवल में। ठीक है, नेचर क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डायरेक्शन एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओवरऑल सबको मिला के, छोटा छोटा बांटा है, सबके ऊपर वो लोग है। ठीक है भाई,
नेक्स्ट आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट मतलब इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल था, उसके बाद जो आता है वो एग्जीक्यूटिव लेवल। दिस लेवल इंक्लूड्स डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स, सेक्शनल हेड्स, इनको बोला जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो इसका नेचर क्या है? दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, नीचे लोअर लेवल है, ये बीच में बैठे हैं, इन दोनों के बीच में एक लिंक बनाते हैं, ठीक है भाई। इन दोनों के बीच में ये जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट लिंक बनाते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? चलिए, और लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, चलिए लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम बोलते हैं सुपरवाइजरी लेवल भी बोला जाता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी लेवल भी बोला जाता है। तो दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग सुपरवाइजर, फोरमैन, फर्स्ट लाइन मैनेजर, इनको बोला जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है भाई। नेचर क्या है? दे डायरेक्टली डील विथ वर्कर्स डे टू डे ऑपरेशन, ये लोग डायरेक्टली काम के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। लोअर लेवल जो एम्प्लॉयज़ है, वर्कर है, उसके साथ डायरेक्टली ये लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्लियर है? तो हमें और एक क्वेश्चन इसके साथ जुड़े हुए थे। क्या क्वेश्चन था कि कोई एक लेवल का आप फंक्शन बताइए, क्वेश्चन में ये था। तो हमें यहाँ पे हमने यहाँ पे फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट लिए हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है एक्चुअली, चलिए देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या क्या है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लेज अ वाइटल रोल डिटरमाइनिंग सक्सेस और फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर बहुत सारे चीज़ डिपेंड करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना डिसीजन के ऊपर ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन टिके हुए हैं। अगर उसने गलत कुछ डिसीजन ले लिया तो ऑर्गेनाइजेशन में फेलियर हो सकता है। तो देयर फंक्शंस क्या है, देखते हैं एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट्स overall objectives of an organization including long term goals related to growth, profitability, market position, है ना। इनका काम क्या है फिर? ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को सेट करना, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का। उसके अंदर क्या रहता है? लॉन्ग टर्म गोल भी रिलेटेड है और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी या मार्केट पोजीशन क्या होगा, इसके ऊपर उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है। ये ऑब्जेक्टिव उन्हें फिक्स करना पड़ता है। सो दीज ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल लेवल अदर्स लेवल, क्योंकि वो पहले वो सेट कर देते, फिर नीचे वाले जो लेवल है उनको रास्ता दिखाते, फिर वहाँ कैसे पहुँचे वो सेट कर देते। हमें पहुँचना इधर है, तो बाकी नीचे लेवल में जो है भाई हमें इधर पहुँचना है, उनको बता दिए। तो आप कैसे पहुँचोगे? आप अपने तरीके से ऑब्जेक्ट सेट करो और वहाँ पहुँचो, ऐसे वो सेट कर देते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसका नेक्स्ट काम क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी बनाते हैं, मतलब दे एस्टैब्लिश पॉलिसीज, गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशंस। सो दीज पॉलिसीज इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है भाई। वो लोग पॉलिसी फॉर्मेट करते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन मतलब गाइडलाइन बनाते हैं, जिस गाइडलाइन में पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग लेवल का, डिफरेंट लेवल में जो मैनेजमेंट बैठे हैं वो डिसीजन लेगा, उसी के आधार पे, मतलब उसका जो एक्शन होगा उसी के आधार पे होगा, ठीक है भाई। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। टॉप मैनेजमेंट फॉर्मुलेट्स लॉन्ग टर्म प्लान्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, क्योंकि वो छोटा छोटा गोल नहीं, मतलब छोटा छोटा मतलब प्लानिंग नहीं करते, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं कि लॉन्ग टर्म में कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल में अचीव किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ग्रोथ किया जाए। सो इट इंक्लूड्स एक्सपेंशन प्लान, बड़े करेंगे भाई ऑर्गेनाइजेशन को, या डाइवर्सिफिकेशन, हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ और नए प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए, और डीलिंग विथ कंपटीशन, और साथ साथ में बाज़ार में बहुत सारे कंपटीटर है, उसको साथ लड़के कैसे हम अपना कंपनी को, अपना मार्केट शेयर को कैसे बढ़ाया जाए, ये सब डिसीजन, ये सब प्लानिंग लिया जाता है, जिसको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी बोला जाता है। और वो कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है भाई। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। दे इंश्योर प्रॉपर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, human resource,
टेक्नोलॉजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव और गोल में अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास है, जो बिजनेस के पास है, ऑर्गेनाइजेशन के पास है, लाइक कैपिटल जो है या ह्यूमन रिसोर्स जो एम्प्लॉयज़ है हमारा, या जो टेक्नोलॉजी है, उसको किस तरह से हम अप्लाई करें, किस तरह से हम उसको यूटिलाइज करें कि हमें जो ऑब्जेक्टिव है वो हम पहुंच पाए, हमारा जो गोल है वो हम अचीव करें। नेक्स्ट क्या है भाई, ओवरऑल कंट्रोल एंड इवोल्यूशन। टॉप मैनेजमेंट इवैल्यूएट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस by comparing actual results with the planning objectives and takes corrective measures if necessary। क्या करते हैं लोग, इवैल्यूएशन का काम करते हैं। भाई हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे, एक स्टैंडर्ड हमारा एक प्लान ऑब्जेक्टिव था और एक्चुअल में वो कितना हमने वो अचीव कर पाए, इसमें कंपेयर करते हैं वो लोग। कंपेयर करके अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ये काम उनका होता है। और क्या करते हैं भाई, डिसीजन मेकिंग। कौन सा डिसीजन मेकिंग, दे टेक मेजर डिसीजन इन्वॉल्विंग रिस्क अनसर्टेनिटी सच एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मर्जर्स एंड पॉलिसी चेंजेस। ठीक है, ये सब डिसीजन जो है किसका डिसीजन, मेजर जो डिसीजन होता है, जैसे कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। एक बिजनेस में तो रिस्क रहता ही है और क्या रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है उसके रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, अगर वहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट होगा कि नहीं, ये सिद्धांत वो लेते हैं। अगर 2-3 फार्म एक साथ मार्ज होना चाहते हैं तो मार्ज होगा कि नहीं, करेंगे कि नहीं, ये सब डिसीजन। या तो कोई पॉलिसी चेंज करना है तो ये सब डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, मेंटेनिंग इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशंस। एक्सटर्नल रिलेशन मतलब बिजनेस के साथ बाहर जो लोग हैं, बाहर में जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स है, उनके साथ जो रिलेशन मेंटेन करना, वो इनका काम होता है। जैसे कि दे इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स सच एज गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स एंड द पब्लिक मेंटेन गुडविल एंड एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। ये जो पब्लिक के साथ रिलेशन या गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन बरकरार रखना, इन्वेस्टर के साथ, सप्लायर के साथ जो रिलेशन, वो अच्छे तरीके से रिलेशन मेंटेन करना, जैसे कि अपना बिजनेस का गुडविल बरकरार रहे और बिजनेस अपना जो काम है वो स्मूथली चलता रहे। तो इसलिए उन्हें आउटसाइडर के साथ रिलेशन बरकरार रखना पड़ता है। ये टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए, है ना, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं सब आपके साथ हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपको बहुत ही काम आएगा ये। ठीक है, आप सिर्फ इसको कॉपी कीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट करके अपना याद करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मेजर फंक्शन, नंबर क्वेश्चन 3, मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मेजर फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट का काम क्या है एक्चुअली। ठीक है, मैनेजमेंट क्या काम करते हैं, देखते हैं मैनेजमेंट का मेजर फंक्शन क्या क्या है। आपको पता है, आपने ऑलरेडी मैनेजमेंट जो है वो आपने ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी अगर भूल गए तो फिर दोबारा आपको दोहरा देते हैं। चलिए, तो पहले प्लानिंग, मैनेजमेंट का जो काम है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, क्योंकि शुरुआत प्लानिंग से होता है और ख़त्म कंट्रोल से होता है। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट जो काम है, जो फंक्शन है, वो है प्लानिंग करना, है ना, प्लान करना। सो प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। भाई प्लानिंग के बिना तो आगे कुछ काम बढ़ेगा ही नहीं। सो इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन एंड व्हेन टू बी डन एंड बाय हुम। क्या करना है, कब करना है ना, किसके द्वारा करना है और कैसे करना है, ये होता है प्लानिंग। ये प्लानिंग पहले मैनेजमेंट का फर्स्ट काम होता है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डिरेक्शन एंड रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी बाय एंटिसिपेटिंग फ्यूचर कंडीशन, है कि नहीं। आप घर में भी कुछ भी करते थे कि प्लान करके चलते हैं हम लोग, परिवार चलाते हैं उसमें भी प्लान करना पड़ता है। तो ऐसे ही हर जगह प्लान करना पड़ता है। आप लोग दोस्त के साथ घूमने जाएंगे उसका भी प्लानिंग आप लोग करते हैं, है कि नहीं। घर में ना बता के, बिना बता के कहीं ऐसे जाना है दोस्त मिल के, वो भी आप प्लान करके ही करते हैं। बिना प्लान से तो होता नहीं है। घर में झूठ मूठ बोलना, ये सब करना, सब बच्चे अपना घर में झूठ मूठ बोल के प्लान करके जाएगा, प्लान करना ही पड़ता है। तो हर जगह प्लान ही चलता है भाई, प्लानिंग के द्वारा आपका काम आगे बढ़ता है, बिना प्लान से कोई काम होता नहीं है।
तो ऐसे ही तो प्लानिंग आपको क्या करता है, जो अनसर्टेनिटी है, जो फ्यूचर कंडीशन जो है उसको सामने रख के पहले से प्लान करके चलते हैं कैसे हम इस काम को साकार करेंगे। तो इट इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन और टू अचीव देम, है ना। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव को, इनमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर डिटरमाइन करते हैं बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। उस ऑब्जेक्टिव में जाने के लिए कैसे हम पहुँचे उसका तरीका हमें यहाँ पे मतलब डिटरमाइन करना पड़ता है। बेस्ट तरीका क्या है वो ढूंढते हैं। ठीक है भाई। तो इसमें थोड़ा सा कुछ एलिमेंट्स है जिसको हमें देखना है स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा। प्लानिंग का मेन जो की एलिमेंट्स क्या है, पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, पहले भाई ऑब्जेक्टिव सेट करो। इसके बाद क्या करना है, फोरकास्टिंग फ्यूचर कंडीशन, भविष्य क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें जो पास्ट है उसको समझ के प्रेजेंट को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, मतलब फोरकास्ट करना पड़ेगा। ये हो सकता है भाई, ये प्रोडक्ट इतना सेल हो सकता है ना, हो सकता है हम झूठ बोल के जा रहे हैं, पकड़ सकते हैं, हमें पकड़ जाएंगे। तो अगर पकड़ जाएंगे तो क्या करेंगे उसके बाद, है ना। घर में अगर पता चल गया तो फिर तो मार तो पड़ेगा, लेकिन वो अगर मार ना पड़े उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पहले भी तैयारी होना पड़ेगा। तो ऐसे ही फोरकास्टिंग, कंडीशन क्या होगा नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, प्रेडिक्ट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोसीड्योर्स, है ना। क्या पॉलिसीज़ रहेगा, क्या प्रोसीड्योर, किस तरह से हम काम करेंगे वो प्रोसीड्योर बनाना पड़ता है। और प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड बजट, उसके बाद आपको प्लान बनाना है और बजट करना है। बजट का मतलब कितना खर्चा आएगा, है ना, क्या चीज़ कितना हम बनाएंगे, ये सब बजट होता है। सेल्स बजट, परचेज बजट, जो भी है ये बजट बनाना पड़ता है, वो पहले से हम बनाते हैं, बजट बनाते हैं, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है भाई, प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। प्लानिंग हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। आप पहले से प्लान करके काम करेंगे, जो रिसोर्सेज है आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। एंड एंश्योर सिस्टमेटिक डिसीजन मेकिंग, ये भी इंश्योर करता है कि जो डिसीजन हम लेंगे वो सिस्टमेटिक हम डिसीजन लेते रहेंगे, जो कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसमें हम पहुंच पाए। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट का नेक्स्ट काम क्या है, ऑर्गेनाइज करना। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क इन स्ट्रक्चर्ड वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज है, जो टास्क है, उसको स्ट्रक्चरिकली सजाओ और लेवल वाइज लोगों को काम पे प्रॉपर तरीके से लगाओ, तो काम आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइज करना आपका एक इम्पॉर्टेंट काम है नेक्स्ट पार्ट में। सो इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज़, पहले क्या क्या काम है उसको भाई आइडेंटिफाई करो। ग्रुपिंग देम इनटू डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में उसे डाल दो। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है, स्टोर एंड मटेरियल डिपार्टमेंट, उसमें परचेज स्टोर का काम एक साथ डाल दो। हिसाब किताब का काम है अकाउंटिंग, तो उस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर उस सब काम को डाल दो। प्रोडक्शन का जो काम है उसके प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी काम है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डाल दो। इस तरह से एक ऑर्गेनाइज कर लेना है, अलग अलग तरीके से उसको बांटना है, और उसके बाद इसमें ड्यूटी असाइन करना है। अलग अलग प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर लगा दो, प्रोक्योर मटेरियल में लिए मटेरियल मैनेजमेंट मैनेजर लगा दो, अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह से बांट देते हैं और अच्छे तरीके से ऑथोरिटी रिलेशनशिप बना देते हैं। ठीक है, तो फिर काम अच्छे तरीके से अपने तरीके से चलता रहेगा, है ना। ऐसे सेट कर देंगे तो काम अच्छे तरीके से आपका चलता रहेगा। अपना अपना ड्यूटी, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहेंगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम होता रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव कर जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्या है भाई, देखिए इसका की एलिमेंट्स क्या है, क्या करना पड़ता है। फर्स्ट काम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटेंगे, अलग कर देंगे। डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद काम को बांटने के बाद एक एक काम का जो ग्रुप बनाएंगे, अलग अलग करके ग्रुप बना लेंगे, बना के एक एक डिपार्टमेंट बना देंगे, जैसे आपको भी बताया। फिर क्या करना है, असाइन ड्यूटीज़, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्टिकुलर मैनेजर को उसका ड्यूटी असाइन कर देना है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद अलग अलग मैनेजर के ऊपर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दे देंगे और उनके अपने तरीके से वो काम करता रहेगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। एक ही काम पे चारों को नहीं लगाएंगे भाई, अलग अलग काम अलग अलग डिपार्टमेंट में लगाएंगे, वो अपने तरीके से काम करता रहेगा। तो एक ही काम के लिए चार लोग फिर एक ही जगह पे नहीं पड़ेंगे, एक ही काम दो चार लोग 2-3 बार ना कर बैठे, तो इसलिए डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलता रहेगा काम स्मूथली। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है भाई। इसके बाद क्या करना है, और एक काम क्या है, स्टाफिंग। भाई स्टाफिंग नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे बनेगा, एम्प्लॉयज़ नहीं है, वर्कर नहीं है, तो काम कौन करेगा, तो स्टाफिंग करना पड़ेगा, है ना। तो स्टाफिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, रिक्रूट करना, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, उसमें से सिलेक्ट करना, फिर उसको ट्रेनिंग देके फिर प्रॉपर काम पे उसको लगाना, उसका डेवलप भी करना, ज़रूर डेवलपिंग करना है, क्योंकि उसका क्वालिटी स्किल को डेवलप करना आपका काम होगा। ट्रेनिंग देते हुए आप करेंगे ये सब, तो करके उसको प्रॉपर प्लेस में बैठाएंगे कि काम अच्छे तरीके से हो। सो इट एंश्योर्स दैट राइट पर्सन इज प्लेस इन द राइट जॉब एंड राइट टाइम। सही समय में सही लोग को आप सही काम पे लगा दिए तो काम भी आपका हो जाएगा और सही टाइम पे भी हो जाएगा, और आपका इफेक्टिवली काम होगा, एफिशिएंटली काम होगा। ठीक है भाई। इसका की एलिमेंट्स क्या है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। पहले रिक्रूटमेंट का काम करें और उसमें से छांट के जो प्रॉपर व्यक्ति हैं उसको चुने। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रॉपर तरीके से आप जो एम्प्लॉयज़ को चुने हैं, जो सिलेक्ट किए हैं, उसको प्रॉपर तरीके से उसका ट्रेनिंग दिया जाए, उसका डेवलप किया जाए, स्किल को डेवलप किया जाए। फिर परफॉर्मेंस अप्राइजल, फिर हमने उसके एक स्टैंडर्ड दिए थे, भाई इतना काम तुम्हें करना था, और लास्ट में जाके देखें कितना किए भाई, है कि नहीं। जो काम तुम्हें दिए गए हैं और कितना तुमने किए हैं, जैसे कि तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस वाइज पढ़ाया जा रहा है, फिर एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, एग्ज़ाम के द्वारा आपको पता चलता है कि भाई आपको इतना हमने सिखाए थे, ये सब किए थे, ये सब काम दिए थे, आपने कितना सीखा वो समझ में आता है, वो पता चलता है। ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही एग्ज़ाम देना पड़ता है। आपने कितना काम, आपको इतना काम दिए थे, आपने कितना काम किए, उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस अप्राइजल होगा, और उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा, या आपको काम से निकाल दिया जाएगा, ये सिद्धांत लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। तो प्रमोशन एंड कॉम्पेंसेशन इसके आधार पे आपको दिया जाएगा, या तो आपको कंपनी से ही भगाया जाएगा। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा भाई। ठीक है। सो इम्पोर्टेंस क्या है, स्टाफिंग हेल्प्स बिल्डिंग ए कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स व्हिच इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। क्या करते हैं, स्टाफिंग एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स बनाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरत है। अगर आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ है तो आपके पास बहुत बड़ा एसेट्स है जिसको लेके आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको साकार कर पाएंगे। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयज़ जो है, वर्कफोर्स जो है, वो अगर अच्छा नहीं है तो आपको आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज करना, उसको गाइड करना, कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करेंगे, फिर उसको मोटिवेट करना, काम करने के लिए मोटिवेट करना, ये सब काम करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। ठीक है भाई। तो इट इन्वॉल्व्स इशूइंग इंस्ट्रक्शन, लीडिंग एम्प्लॉयज़ एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ये अगर बरकरार रखेंगे तो काम अच्छी तरीके से चलता रहेगा। तो इसका की एलिमेंट्स क्या है भाई, पहले सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेट करना और प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करना, है ना। प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगा, तो फिर अच्छे तरीके से काम हो पाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहेगा तब। तो नेक्स्ट क्या है भाई, इसका इंपॉर्टेंस, डायरेक्टिंग एंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज़ वर्क एफिशिएंटली एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें ये इंश्योर करता है कि भाई जो वर्क फोर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, वो एफिशिएंटली एंड काम करे, और उसका जो स्किल्स है वो कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव साकार करने में, ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में, ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। चलिए आगे चले। और क्या फंक्शन है भाई, और है कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेज विथ प्लान्ड ऑब्जेक्टिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो प्लान हमने शुरुआत में किए थे तो प्लान वाइज हमने पूरा ये जो काम धीरे धीरे सब कुछ तो कर लिए, काम हमने किया कि नहीं, हमारा प्लान था कितना बनाना और हमने कितना बनाए,
कितने समय में कितना बनाना था, कितना तैयार करना था, कितना काम होना था और हमने कितना काम किए हैं। तो वो कंट्रोलिंग का काम है, ये प्रोसेस है कि ये इंश्योर करना जो हमने प्लान किए थे वो काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जो प्लान हमने किए थे वो प्लान वाइज जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव में हम साकार है या हम सक्सेस हो पाए कि नहीं। ठीक है, ये काम है कंट्रोलिंग का। प्रॉपर तरीके से अगर कंट्रोलिंग करेंगे तो काम जरूर होगा और आप अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो जरूर ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। सो इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ नेसेसरी। पहले भाई हम जो स्टैंडर्ड बनाएं, पहले स्टैंडर्ड बनाएंगे, फिर उसके बाद एक्चुअल जो काम हुआ है उसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर करके हम देखेंगे कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो डिस्क्रिपेंसीज को हटाने के लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे। ये होता है कंट्रोलिंग का काम। तो इसमें भाई क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या काम करते हैं एक्चुअली हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। भाई तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना बनाना है, इतना काम तुम्हें करना चाहिए इस समय में, ये स्टैंडर्ड बनाना है। नेक्स्ट है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या एक्चुअली हुआ है, कितना एक्चुअल परफॉर्मेंस किए हैं एम्प्लॉइज़, उसको देखना है, मेज़र करना है। फिर उसको कंपेयर करना है, एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके देखना है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आए तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना है। ये है कंट्रोलिंग का काम। तो इम्पोर्टेंस क्या है, कंट्रोलिंग चाहिए, क्यों चाहिए भाई? क्योंकि कंट्रोलिंग इज इंश्योर एफिशिएंसी। वर्कर का जो एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी वो कंट्रोलिंग एश्योर करता है, इंश्योर करता है, हाँ ये एफिशिएंसी बरकरार रहेगा। मिनिमाइजिंग एरर, गलती कम हो, एंड हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसमें अचीव करने के लिए हेल्प करता है। ये है मैनेजमेंट का फंक्शन। ठीक है भाई, मैनेजमेंट का ये पांचों फंक्शन है। अब जो 5 फंक्शन हमने बताया इसी को लेके आगे जाएंगे, एक एक चैप्टर इसी के ऊपर रहेगा, एक एक चैप्टर ही बनेगा इसके ऊपर, वही आप पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है भाई, मतलब अगले चैप्टर्स में। तो ये था हमारा क्वेश्चंस। फिर हम चलेंगे दूसरा क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। अब हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला सूख गए हैं, आप भी पी लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, एंड साथ साथ में उसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्या क्रिटिसिज्म है, मतलब लिमिटेशन क्या है, ये दोनों लेके आप डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ अ थियोरी, मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय, किसने बनाया है, एक थ्योरी, मैनेजमेंट का एक थ्योरी है, बनाया है F.W. टेलर। ठीक है, F.W. टेलर ने ये साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप किए हैं। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी थ्रू साइंटिफिक मेथड। ठीक है, एफिशिएंसी को यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड उसने यूज़ किए हैं। सो प्रॉपर प्लानिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, जो कि साइंटिफिकली किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी इम्प्रूव होगा। ठीक है भाई, इसने ही बताया है। चलिए देखते हैं। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन मैनेजमेंट ऑफ वर्क टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम कॉस्ट एंड एफोर्ट भी कम डालेंगे, कॉस्ट कम डालेंगे, लेकिन मैक्सिमम हम इसमें अपना एफिशिएंसी निकाल लेंगे। वो क्या तरीका है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो इट रिप्लेसेस ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब मेथड। पुराना जो मेथड था उसको हटाओ भाई, पुराना वो मेथड में नहीं चलेगा। नए सिस्टमेटिक लॉजिकली अप्रोच में हमें सिस्टमेटिक एंड लॉजिकली अप्रोच हमें डालना पड़ेगा, तभी जाके हम सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, इसने किसने बताया? F.W. टेलर ने। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है उन्हें। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या है? उसने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो रूल्स वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह दिए हैं, तो उसमें क्या एडवांटेज मिलता है उसको लेके आप डिस्कस करें। सो सिग्निफिकेंस क्या है, मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस, है ना। इट्स मेजर एडवांटेज एज फॉलोज, क्या है?
फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। साइंटिफिक मेथड सच एज टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, हमने पढ़ा है 11-12 में भी पढ़ा है, हेल्प इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स लीडिंग टू हायर आउटपुट एंड एफिशिएंसी, है ना। अननेसेसरी मूवमेंट को घटाए हैं कि जैसे मोशन स्टडी के थ्रू अननेसेसरी इधर उधर भागना दौड़ना वो कम किए हैं, जो बेस्ट ऑप्शन है उसको लिया गया है। टाइम स्टडी के द्वारा एक व्यक्ति का काम करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है वो निकाला गया है, उसके हिसाब से उसको उसी के थ्रू लेके गए हैं। तो इसमें क्या है कि एम्प्लॉयज़ का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सो इट एंश्योर्स प्रॉपर यूज ऑफ मेन मटेरियल मशीन्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड इंक्रीजिंग ओवरऑल एफिशिएंसी। वेस्टेज घटाएंगे, मैन मशीन सबको प्रॉपर तरीके से अगर यूज़ करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी तो जरूर बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी तो जरूर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड इम्प्रूव मेथड्स रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें कम कॉस्ट हो गया, क्यों? क्योंकि जो वेस्टेज जाता था उसको अगर हमने हटा दिया, वेस्टेज नहीं हो और जो रिसोर्स है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाए, मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए, तो ओवरऑल कॉस्ट भी तो घट जाएगा ना। तो इसमें क्या होगा, मेकिंग गुड्स चीपर टू कंज्यूमर्स करना पड़ेगा भाई। मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, अगर मार्केट कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन में आपको टिके रहना है मतलब मार्केट में, तो आपको सस्ते में सामान बेचना पड़ेगा। अगर सस्ते कब करेंगे, जब आपका कॉस्ट भी सस्ता होगा ना, कॉस्ट कम पड़ेगा, तो कॉस्ट कम करने से आपका मार्केट में आप शेयर भी बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आपका जो मटेरियल है, गुड्स जो है वो सस्ते में बेच सकते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट वो हेल्प करता है कि भाई अपना कॉस्ट को काट करे और सस्ते में सामान को बेच पाए मार्केट में। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, वर्कर्स आर सिलेक्टेड एंड ट्रेन साइंटिफिकली, है ना। तो इंश्योरिंग दैट द राइट पर्सन इन प्लेस ऑफ राइट जॉब, सही लोगों को सही काम पे लगाने का तरीका है ये। तो सही लोगों को सही काम पे लगाएंगे तो काम भी अच्छा होगा और एफिशिएंटली होगा, है ना। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, लेबर एंड मैनेजमेंट के साथ अच्छा रिलेशन बरकरार रखने का तरीका भी है बाय इंट्रोड्यूसिंग फेयर वेज सिस्टम, है ना। जो फेयर वेज सिस्टम अगर हम देंगे लाइक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, तो इसमें क्या होगा, इट रिड्यूसेज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ये सब मतलब डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम लगाएंगे तो फिर मैनेजमेंट के साथ जो एम्प्लॉयज़ का जो रिलेशन वो ख़राब होने का जगह नहीं रहेगा, तो फिर काम अच्छे तरीके से होगा और मतलब मैनेजमेंट एंड लेबर के साथ एक अच्छा रिलेशन बरकरार रहेगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। बेटर प्लानिंग एंड कंट्रोल, सो साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्फसाइज प्रॉपर प्लानिंग बिफोर एग्जीक्यूशन, है ना। कोई भी काम हम करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं एंड लीडिंग टू बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस, एंड उसके ऊपर अच्छे तरीके से कंट्रोल रख पाए। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, इट इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म मेथड, टूल्स एंड वर्किंग कंडीशन इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्शन। मतलब एक यूनिफॉर्म मेथड यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं कि काम जो है, जो वर्किंग कंडीशन भी ऐसे ही देते हैं कि एक इंश्योर करता है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो कभी ना रुके, अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी चलता रहे उसमें। ठीक है, कंटिन्यूअस चलता रहे, कोई रुकावट ना आए। और क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का, और साथ साथ में इंडस्ट्री का भी होगा, और साथ साथ में जिस देश में है, जिस इकोनॉमी में है, इकोनॉमी का भी ग्रोथ होता रहेगा। ठीक है ना। ये था इसका एडवांटेज और सिग्निफिकेंस, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी है, इसमें होना ही है, किसी का अच्छा है तो कुछ बुरा तो होगा ही। तो क्या है क्रिटिसिज्म, क्या है कि डिस्पाइट एडवांटेजेस साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज सम क्रिटिसाइज ऑन सेवरल ग्राउंड्स, कुछ तो होगा भाई, जैसे नेग्लेक्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स, है ना। ही ट्रीट्स वर्कर एज अ मशीन की तरह ट्रीट किए हैं कि, लेकिन मशीन और ह्यूमन बीइंग अलग है, क्योंकि एक टाइप का मशीन सब सेम होता है, लेकिन उसका फंक्शन भी सेम रहता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है, हर ह्यूमन बींग्स अलग होता है, साइकोलॉजिकल उनका कुछ सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स भी होता है, उसे भी अपना ध्यान देना पड़ता है। सिर्फ पैसा देके ऐसे करके नहीं होता है, तो आपको वो भी देखना चाहिए, है कि नहीं। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ह्यूमन जो फैक्टर्स है उसको इग्नोर किए गए हैं। नेक्स्ट है मोनोटोनी एंड बोर्डम,
रिपीटेशन ऑफ द सेम टास्क, एक ही काम एक ही व्यक्ति को बार बार करवाएंगे तो उसमें उसको मन नहीं लगेगा काम करने के लिए, इच्छा नहीं होगा, वो फिर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, है ना, वर्कर डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा उसका। तो ये एक दिक्कत है, उसका सेटिस्फैक्शन रिड्यूस हो जाए, कम होते जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स मे बी फोर्स टू वर्क हायर स्पीड, बहुत भागो दौड़ के करो, है ना, ऐसे रहता है, लीडिंग टू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन पड़ता है उसमें, है, बहुत ज़बरदस्ती उसको काम करवाना पड़ता है कि भागो भागो दौड़ते रहो, बहुत स्पीड में करो, नहीं तो आपका काम हो नहीं रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहे हो आप, ऐसे करके फिर वो या तो आपका तनख्वाह काट दिया जाएगा, इस चक्कर में उसे भागना पड़ता है। इसमें मेंटल स्टेट उसका अच्छा नहीं रहता या फिजिकली वो टायर्डनेस आ जाता है उसमें। रेजिस्टेंस फ्रॉम वर्कर्स, जनरली क्या होता है, वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस ऑफन अपोज साइंटिफिक मेथड्स ड्यू टू फियर ऑफ जॉब लॉस एंड इंक्रीज वर्कलोड, है ना, इसमें जॉब चल जा सकते हैं, अगर काम नहीं करोगे भाई तुम्हें भगा दिया जाएगा, या तो काम बहुत सारा काम तुम्हारे सर पे चढ़ा दिया जाएगा, इसलिए जनरली क्या होता है कि वर्कर नहीं चाहते कि ऐसे सिस्टम आए। और क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये जो साइंटिफिक स्टडीज़ जो है, जैसे ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सही है, लेकिन जो छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, उसके लिए ये बेयरेबल नहीं होता है। और क्या है भाई, लॉस ऑफ इनिशिएटिव, जनरली क्या होता है, वर्कर्स हैव अ लिटिल स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एज दे मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो प्रिस्क्राइब मेथड। अगर आपने उसको इसी मेथड में आपको काम करना है भाई, इससे बाहर नहीं जाना है, जैसे दिया गया ऐसे करो, तो इसमें क्या होता है कि कोई वर्कर का खुद का एक क्रिएटिविटी रहता है, इनोवेटिव थिंकिंग रहता है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि आपने स्ट्रिक्टली बता दिया भाई आपको यही करना है, इसके बाहर नहीं जाना है, तो अपना जो क्रिएटिविटी है वो नहीं कर पाते। तो इसमें क्या होता है, उसका जो इनिशिएटिवनेस है वो ख़त्म हो जाता है, चलो जो भी है ऐसे करते रहो, तो उसका मन नहीं लगता कि हम अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करें, अच्छे तरीके से उस मेथड को कर सकते थे, लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है, तो इसलिए उसका इनिशिएटिव जो है वो लॉस होता है। ठीक है भाई, ये इसका क्रिटिसिज्म है, ये इसका लिमिटेशन है। क्लियर आया समझ में? चले आप आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अभी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हमने बताया कि उसका एडवांटेज क्या है, तो अब उसका कुछ प्रिंसिपल्स है जो FW टेलर ने दिए हैं, तो क्या है वो प्रिंसिपल्स, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या बोला गया है, मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, हम 5 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाय FW टेलर हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। ठीक है, तो देखते हैं आप क्या बोले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में। Scientific management refers to use of scientific method, analysis and principles in management of work to achieve maximum output with minimum effort and cost. Simple. So it replaces traditional rule thumb methods, जो कि पहले ही बताया है, with systematic and logical techniques. चलिए, तो इसका कुछ प्रिंसिपल्स उसने दिए हैं, तो क्या प्रिंसिपल दिए हैं भाई, देखें। ठीक है, क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू FW टेलर द फॉलोइंग आर द मेन प्रिंसिपल। क्या मेन प्रिंसिपल है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो बोला है, साइंस नॉट रूल और थंब। ठीक है, द प्रिंसिपल एम्फसाइज दैट मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड, कोई भी काम करे साइंटिफिक मेथड में करे भाई, नॉट ट्रायल एंड एरर मेथड। चलो भाई इसको करके देखते हैं काम होता है कि नहीं, अच्छा नहीं हुआ, चलो दूसरे मेथड यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं करना है। साइंटिफिकली एक्सप्लेन करके, ऑब्जर्व करके, मतलब उसका एक्सपेरिमेंट करके जो मेथड सही होता है उसी को अप्लाई करो, ऐसे ट्रायल एरर मेथड यूज़ नहीं करना है। सो ईच टास्क शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली, डिटरमाइन मोस्ट एफिशिएंट वे टू परफॉर्मिंग इट। सीधी सी बात है, हर टास्क को प्रॉपर तरीके से साइंटिफिकली उसको देखो और उसको किस तरह से हम एफिशिएंटली कर सकते हैं वो तरीका ढूंढो। ठीक है, सो टेक्निक सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड स्टैंडर्डाइजेशन शुड बी यूज्ड। इसमें मोशन स्टडी या टाइम स्टडी या साथ साथ में स्टैंडर्डाइजेशन मेथड यूज़ किया जाता है। चलिए,
तो इस प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंस क्या है? रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। भाई जो टाइम वेस्ट होता था या रिसोर्सेज वेस्टेज होता था उसको रिड्यूस कर देते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, वर्कर का एफिशिएंसी बढ़ेगा, साथ में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। फिर एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन वर्क मेथड, एक ही मेथड हर जगह यूज़ होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग मेथड यूज़ नहीं होगा, यूनिफॉर्म मेथड यूज़ होता रहेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या बोला है साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल? नेक्स्ट क्या बोला है? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। मीन्स द प्रिंसिपल stresses the importance of maintaining harmony between management and worker। मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में एक अच्छा रिलेशन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने बताया कि दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन बना के काम करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ के काम नहीं होगा। सो बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड वर्क टुगेदर, मिल के काम करें विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन रैदर देन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट्स। आपस में लड़ाई करके झगड़ा करके काम आगे नहीं बढ़ेगा, तो मिलजुल के आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग रख के आगे काम को ले जाना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो इम्पोर्टेंस क्या है? प्रोमोट्स पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन, लड़ाई झगड़ा नहीं रहता रहेगा तो फिर इंडस्ट्री में अच्छे तरीके से स्मूथली काम चलता रहेगा, कोई स्ट्राइक वगैरह ये सब नहीं होगा। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्राइक्स, अभी जो बताया आपको, लड़ाई झगड़ा स्ट्राइक ये सब नहीं होगा। फिर इम्प्रूव्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, इसमें क्या होगा? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है वो ज़रूर बढ़ेगा और स्मूथली काम होता रहेगा। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या बोला गया है? दिस प्रिंसिपल हाईलाइट्स द नीड फॉर कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के आपस में कोऑपरेशन चले, है ना, नहीं तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। प्रॉपर कोऑपरेट करके अपना काम करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, कोई अकेला नहीं है, हम सब मिल के काम करते हैं। बोथ पार्टीज शुड कोलैबोरेट टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, है ना। सिर्फ मैनेजमेंट करेगा वर्कर नहीं करेगा, या वर्कर करेगा मैनेजमेंट नहीं करेगा, ऐसे नहीं चलेगा। दोनों मिल के एक साथ अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको साकार करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ कंधे पे लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके भाई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाएंगे। सो मैनेजमेंट शुड हेल्प वर्कर एंड वर्कर शुड सपोर्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जरूर हेल्प करेगा वर्कर को, वर्कर को भी मैनेजमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाके काम हमारा बनेगा और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। ठीक है भाई। तो इम्पोर्टेंस क्या है? बिल्ड्स टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट बढ़ाते हैं ये। और क्या करते हैं? एनहांस कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाते हैं। फिर लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, जनरली परफॉर्मेंस बढ़ाएगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और हार ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग वर्कर्स। प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करो, प्रॉपर सही व्यक्ति को सही काम पे लगाओ और उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करो कि आगे जाके उसका स्किल बढ़े, उसका डेवलपमेंट हो, है ना। सो वर्कर शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। उसके आधार पे लो भाई, सिर्फ किसी ने बोल दिया उसको अपने कंपनी में ले लिया, उसको नहीं पता, ऐसे नहीं लेना चाहिए। प्रॉपरली ट्रेन करना है उसको टू परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली, जो काम उसको दिया जाए वो अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको। नंबर 1, एंश्योर्स द राइट पर्सन इज प्लेस्ड इन राइट जॉब। आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपका कोई रिलेटिव बोल दिया चलो भाई इसको काम पे लगा दो, आपने बॉस को बोल के पकड़ के लगा दिए, बाद में पता चला उसको कुछ आता है नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है। सो इम्प्रूव स्किल्स एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। वर्कर को जो एफिशिएंसी है, जो स्किल है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और क्या करते हैं? इंक्रीज अर्निंग एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। उसमें उनका अर्निंग भी बढ़ेगा और साथ साथ में वो काम करके सेटिस्फाई भी होगा। ये आपको इंश्योर करता है। ठीक है, क्लियर? आया समझ में? चलिए अब हम चलते हैं मेजर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि
हेनरी फेयोल ने दिए हैं। हेनरी फेयोल का जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़े हैं ऑलरेडी क्लास 12 में, जो कि 14 प्रिंसिपल्स हैं उनका, उसने 14 प्रिंसिपल दिए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, क्या दिए उसने प्रिंसिपल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन ऑफ वर्क, उसने क्या बोला है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड असाइन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। क्या करेंगे, एक काम को हम छोटा छोटा टुकड़े में बांटेंगे और जो काम के लिए जो इंडिविजुअल, जो एम्प्लॉय, जो वर्कर एफिशिएंट है उसको वहाँ पे बैठा देंगे, जो स्पेशलाइज्ड है वो काम करने में उसको बैठा देंगे, तो वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। या तो अगर एक पूरा काम को अगर आप किसी एक को डाल देंगे तो पूरा काम करने में उसका मज़ा नहीं आएगा, वो कर भी नहीं पाएगा, पूरा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, और क्या करते हैं, इम्प्रूव स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ वर्कर, क्योंकि एक ही काम बार बार करते रहेंगे तो उसका एक्सपर्टीज बढ़ेगा और साथ साथ में उसका स्किल बढ़ेगा, साथ में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा वर्कर का। नेक्स्ट क्या है भाई, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑथोरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स, किसी को ऑर्डर देने का ऑथोरिटी किसी को दिया जाता है। व्हाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी टू परफॉर्म टास्क, काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम करने का अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें देते हैं उसके साथ साथ उसको कुछ ऑथोरिटी भी देना पड़ेगा। तो बोथ शुड गो हैंड टू हैंड, दोनों हाथ मिला के चलते हैं, एक दे दिया दूसरा नहीं दिए तो काम नहीं हो पाता, काम नहीं बन पाते, दोनों ही साथ साथ में हाथ पकड़ के चलते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है, इंश्योर प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, है ना, ड्यूटी प्रॉपर तरीके से फिर होगा। मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन पावर एंड अकाउंटेबिलिटी, दोनों बैलेंस होकर चलेगा, पावर भी जैसे ही है ऐसे अकाउंटेबिलिटी उनका रहेगा, तो बैलेंस करके आगे जाएगा। आप सिर्फ अकाउंटेबिलिटी दे देंगे, पावर नहीं देंगे, काम नहीं बनेगा। सिर्फ पावर देंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा, तो वो अपना पावर को लगा के काम अच्छा तरीके से नहीं कर पाएगा, उल्टा सीधा काम करता रहेगा। तो दोनों को बैलेंस करके आपको देना है। ठीक है भाई। नाउ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रूल रेगुलेशन है, जैसे कि आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं अभी, जैसे आप स्कूल में भी पढ़ते थे, तो स्कूल का या कॉलेज का कुछ रूल रेगुलेशन होता है, तो उस रूल रेगुलेशन को आपको मान के चलना है, जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन, है ना। तो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है आपको। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही डिसिप्लिन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि वो डिसिप्लिन मान के चले एम्प्लॉयज़। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एंश्योर स्मूथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और क्या है, प्रोमोट्स ऑर्डर एंड रिस्पेक्ट। इसमें क्या होगा, ऑर्डर में काम चलेगा और रिस्पेक्ट रहेगा, जो हायरार्की वाइज हर एम्प्लॉय हायरार्की वाइज रिस्पेक्ट मिलेगा और रिस्पेक्ट करेगा भी। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। सो ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपको दो जगह से, दोनों आपका बॉस दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों आके दोनों तरफ से आपको ऑर्डर देते हैं, तो आप किसका बात सुनेंगे, इसने कुछ बोल के गया, उसने कुछ बोल के गया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके केस में क्या होगा, कोई एक ही व्यक्ति आपका बॉस रहे और एक व्यक्ति से ही आपका ऑर्डर आए कुछ करने का, तो आप काम इजीली कर पाएंगे और समझ पाएंगे और कर पाएंगे। लेकिन दोनों ने बोल दिया तो आप तो फंस जाएंगे, हम किसकी बात सुने किसकी बात ना सुने। तो इसलिए ऑर्डर जो है यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, कमांड जो है एक ही जगह से आपके पास आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, अवॉइड कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कन्फ्यूजन भी नहीं होता है, क्योंकि भाई किसकी बात सुने, ये झंझट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कन्फ्यूजन होता है, वो नहीं रहेगा। और इंश्योर क्लियर डायरेक्शन, आपको ये चीज़ है क्या करना है, आपके पास ये क्लियर रहेगा। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन means activities with the same objective should be directed by the one manager under one plan। ठीक है, जो मैनेजर है वो मैनेजर एक ही तरफ, मतलब जो एक ऑब्जेक्टिव है उसके तरफ ही उसको ले जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योरेंस कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनेगा, और हेल्प इन अचीविंग कॉमन गोल, क्योंकि सबका गोल तो एक ही है भाई, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वही सबका गोल है, तो उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट,
सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कोई व्यक्ति का पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रोमोट्स टीम वर्क, सब मिलके भाई काम करेंगे, अपना हो गया बस काम हो गया ऐसा नहीं है, सब मिलके काम करना पड़ेगा। इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा। नेक्स्ट क्या है भाई, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो वर्कर शुड बी पेड फेयर रीजनेबल वेजेस फॉर देयर सर्विस। जो वर्कर काम करते हैं वो भाई दिन रात आपके पास काम करते हैं इसीलिए कि उसका परिवार ठीक से चले, उसका बच्चे पढ़ाई कर पाए। आपकी तरह ऐसे बच्चे उनके भी है ना, तो वो बच्चे अपना कॉलेज में पढ़ाई कर पाए, उसका खर्चा तनख्वाह उठाए, बच्चे का हाथ मतलब कुछ खर्चा भी होता है, पॉकेट मनी भी लगता है, उसका भी बंदोबस्त हो जाए, बच्चे घूमने फिरने जाए इधर उधर, उसके लिए भी पैसा चाहिए, नहीं होता ऐसे नहीं देते पापा। ठीक है ना, तो जो भी है तो उसका परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो वो ज़िंदगी अगर अच्छी तरीके से नहीं बढ़ेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा तो काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो जो वर्कर जिस तरह से काम करते, जो सर्विस देते हैं उसके हिसाब से उसको पैसा देना चाहिए, उसको वेजेस देना चाहिए, वो देना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसमें क्या होगा, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ को अगर सही तनख्वाह मिलेगा, सही सैलरी मिलेगा, वो वेजेस मिलेगा, वो काम करने में बहुत ज़्यादा उत्साहित होगा, मोटिवेट होगा। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। जब आपको सही तनख्वाह मिलेगा तो आपको काम करने में मज़ा आएगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का और एम्प्लॉयज़ का, दोनों का ही। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्या बोला जाता है कि दिस प्रिंसिपल डील्स विद द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब कुछ अथॉरिटी अपने हाथ में भी रखना है और कुछ अथॉरिटी को आगे दे देना है, क्योंकि आप पूरा अपने हाथ में रखेंगे तो पूरा मैनेज करना मुश्किल होगा। बड़े कंपनी है तो बड़े बड़े डिसीजन के लिए आप ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ अथॉरिटी अपने पास रखते हैं और कुछ अथॉरिटी उसके नेक्स्ट लेवल में बांट देते हैं, क्योंकि उसका जो काम है उसमें वो ध्यान दे पाएंगे, फिर थोड़ा हल्का हो जाते हैं। तो सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही करना है आपको, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा आपके हाथ में रखेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, सब डिसीजन आप खुद से नहीं ले पाएंगे। इसमें क्या होगा, इंश्योर्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इसमें जो डिसीजन लिया जाएगा इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, और इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, इसमें एफिशिएंसी बढ़ेगा। ठीक है, आगे चले। स्केलर चेन का क्या मतलब है, इट रेफर्स टू द चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, फिर उसके अंदर पे वर्कर, ये इस तरह से लेवल वाइज जो है वो जो अथॉरिटी है उस तरह से ऊपर से नीचे तक आए। ठीक है, ऊपर में ज़्यादा रहेगा, उसके बाद मिडिल में कम रहेगा, उसके बाद लोअर लेवल में उससे थोड़ा कम रहेगा। इस तरह से अथॉरिटी को प्रॉपर तरीके से बांटा जाए। यही क्या करते हैं, इसमें हेल्प क्या होता है, इट एंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर लेवल वाइज कम्युनिकेशन चलता रहेगा, और मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, प्रॉपर डिसिप्लिन एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। नहीं तो टॉप लेवल के साथ मिडिल लेवल छोड़ के, बीच वाले छोड़ के, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ बात हो गया, बीच वाले जो मैनेजमेंट है उनको नहीं पता चला, तो उसमें कोऑर्डिनेशन का डिस्टर्ब हो जाएगा और काम नहीं बनेगा, आपका बिल्कुल बिगड़ जाएगा काम। तो इसलिए जो है ये ऑर्डर वाइज रहना चाहिए अथॉरिटी। ठीक है भाई, ऑर्डर, देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, जो भी पीपल है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ है, उसको प्रॉपर ऑर्डर में आपको ऑर्गेनाइज करके काम करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, अवॉइड कन्फ्यूजन एंड वेस्टेज, वेस्टेज भी नहीं होगा और कन्फ्यूजन नहीं बनेगा। फिर एंश्योर्स एफिशिएंसी, एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी बढ़ेगा। ठीक है, और क्या है भाई, इक्विटी मीन्स मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉयज़ विथ फेयरनेस एंड काइंडनेस, है ना। मैनेजर जरूर एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करे, फेयरली ट्रीट करे एंड काइंडनेसली उसको ट्रीट करे, है ना। तो वो मैनेजर है जो बोलेगा वही करना, वर्कर का कोई वैल्यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका भी थोड़ा
वैल्यूज़ है उसको भी देखना पड़ेगा, उसका प्रॉब्लम में आपको साथ देना पड़ेगा, है ना। उसका कोई तकलीफ है तो आपको देखना पड़ेगा और सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को आप ज़्यादा मतलब एडवांटेज देंगे, किसी को कम देंगे, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। आपके पास सब इक्वली है। तो इसमें क्या होगा, बिल्ड लॉयल्टी, आपके ऊपर एक विश्वास उसका बनता है। और दूसरा है इम्प्रूव्स मोरल, है ना, इसमें मोरालिटी बढ़ता है। चलिए और आगे चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज शुड हैव जॉब सिक्योरिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमें ये इंश्योर होना चाहिए कि हमारा जॉब, अगर हम गलत काम नहीं करेंगे तो हमारा जॉब नहीं जाएगा, हमारा जॉब चलता रहेगा। क्योंकि इस जॉब से हमारा घर का जो पेट है वो चलता है, हमारे घर में जो परिवार है उसका ज़िंदगी चलता है। तो इसलिए ये इंश्योर अगर रहेगा तो एम्प्लॉयज़ को काम करने में टेंशन नहीं रहेगा और वो मोटिवेटेडली काम कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसमें और एक फ़ायदा क्या है कि रिड्यूस एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर को कम करना चाहिए, क्योंकि बार बार एम्प्लॉय आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा, दोबारा दूसरा एम्प्लॉय को आप लाएंगे, ये अगर चलता रहे तो आपका काम ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि नए नए एम्प्लॉय को फिर ट्रेन करो, फिर तैयार करो, फिर भाग जाएगा, नए लाओ, इसमें काम आपका नहीं बनेगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा आपका। तो इसलिए ये लेबर टर्नओवर जितना कम रहे उतना अच्छा है। तभी कम होगा जब उसको जॉब सिक्योरिटी रहेगा एम्प्लॉयज़ को। फिर इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, इसमें एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, ठीक है भाई। बहुत सारे प्रिंसिपल दिए हैं ना, अब 13 प्रिंसिपल क्या बोला है। एम्प्लॉयज शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड सजेस्ट आइडियाज़, ये भी उसको मौका देना चाहिए। एम्प्लॉयज़ के भी काफ़ी नॉलेज होता है, एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी सारे इनोवेटिव थिंकिंग आ सकता है, तो उनको ये इनकरेज करना चाहिए कि नए नए जो आइडियाज़ है उनके पास है वो ज़रूर मैनेजमेंट को दे और उसको काम पे लगाया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रोमोट्स क्रिएटिविटी, इसमें नए चीज़ आने का संभावना ज़्यादा रहेगा। और इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, इसमें जो एम्प्लॉयज़ कुछ आइडिया दिए हैं और उस आइडिया को अगर इम्प्लीमेंट किया गए तो उस एम्प्लॉय के अंदर एक अलग सा एक महसूस होता है, अलग सा एक सेटिस्फैक्शन आता है। वो अगर होगा तो वो एम्प्लॉयज़ आपका जी जान लगा देगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है भाई। लास्ट स्पिरिट डी कॉप्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट टीम स्पिरिट एंड यूनिटी एमंग एम्प्लॉयज़ के अंदर एक स्पिरिट, एक यूनिटी, इकट्ठा होके, अकेला नहीं, हम सब मिलके काम करेंगे, ये जो टीम स्पिरिट इसमें बने रहना चाहिए, तभी जाके काम अपना हो पाता है। तो इसमें क्या होगा, प्रोमोट्स हारमोनी, सबके पास सब एक साथ मिल के काम करेंगे, हारमोनी बरकरार रहे। और क्या है, स्ट्रेंथन टीम वर्क, जब टीम एक साथ काम करेंगे तो पराजय कभी भी नहीं आ सकता, जय निश्चित हो पाएगा। तो इसलिए टीम एक साथ मिल के खेलते हैं, टीम एक साथ सब मिल के करते हैं तो ज़रूर हम सक्सेस में पहुंच जाते हैं, हमें जो गोल है वो गोल में हम अचीव कर पाते हैं, ठीक है भाई। ये 14 प्रिंसिपल था, किसका, हेनरी फ्योल का, ठीक है, जिसको फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। क्लियर है भाई। चलो अब देखो, ये वीडियोज़ एक्चुअली सिर्फ क्लास बीकॉम के लिए सिर्फ नहीं है, 12 वाले बच्चों को भी लिए भी सेम ही है ना, उनको भी ऐसे क्वेश्चन आता है। सिर्फ ग्रेजुएशन में लंबा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, इसलिए हमने लंबा बनाए हैं, लेकिन इसके लिए भी छोटा छोटा पार्ट में क्वेश्चन आता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप सोच रहे हैं कि इतने सारे एक दिन में आपने तो, लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम है ना आपका, इस चैप्टर से काफ़ी मार्क्स भी आपका एग्ज़ाम में, तो इसलिए हम सोचा इसको कंप्लीट कर दे जल्दी जल्दी, ट्राई करेंगे कि दूसरा कुछ चैप्टर्स भी कंप्लीट किया जाए, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंडिंग ऑफ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स का क्या फाइंडिंग है, क्या मिला था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से, चलिए देखते हैं। पहले उसका क्रिटिसिज्म भी है, क्रिटिकल डिस्क्रिप्शन भी हम बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स वेयर a series of studies conducted at Western Electronic Company, किसने किया था, Western Electronic Company in Chicago between 1924 to 1932, ठीक है, under the guidance of Elton Mayo and his associates, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था
दिस एक्सपेरिमेंट्स एम टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वर्किंग कंडीशन। इसका मेन मोटो क्या था, वर्किंग कंडीशन का क्या इफेक्ट है ऑन एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज़ का प्रोडक्टिविटी के ऊपर वर्किंग कंडीशन कैसे इफेक्ट करता है, एंड टू लीड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ साथ में क्या किए कि कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज भी मिला है उन्हें, है ना, कि एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर जो है, ह्यूमन बिहेवियर एक ऑर्गेनाइजेशन में अंदर क्या क्या होता है, कैसे इफेक्ट होता है, वो चीज़ उसने यहाँ पे क्या किए, डिस्कवर किए। चलिए देखते हैं क्या था ये एक्सपेरिमेंट। सो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट रिफर्स टू द सेट ऑफ investigations that examine how various factors such as lighting, rest pauses, working hours and social relations affect the working performance। ठीक है ना, ये सब चीज़ कैसे वर्कर का जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे इफेक्ट करता है। सो दीज स्टडीज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच इन मैनेजमेंट। ठीक है ना, ये शुरुआत है इसका, ह्यूमन रिलेशंस जो अप्रोच जो है मैनेजमेंट में, वो इसका शुरुआत है ये स्टडीज। ठीक है, चले तो भाई मेजर फाइंडिंग्स क्या मिला उन्हें, ये एक्सपेरिमेंट करके उन्हें क्या एक्चुअली फाइंडिंग्स मिला है, क्या उसने देखा है, क्या एक्चुअली इफेक्ट होता है, मतलब ये जो हमने बोला है जो फैक्टर्स उसके वो कैसे ह्यूमन रिसोर्स का या एम्प्लॉयज़ का, ये वर्कर का एफिशिएंसी के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है वो देखते हैं। फिर तो क्या बोला है देखिए, जिसको हम बोलते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। क्या है, वर्कर्स टेंड टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी व्हेन दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व। वो होता ही है। अब जैसे हम जब पढ़ाते हैं बच्चे को, वो फिजिकली पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं या यहाँ पढ़ाते हैं, अपना कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, तो जब हम बैठे रहते हैं, जब वॉच करते रहते हैं, तब बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। जैसे हम उठ के थोड़ा सा बाहर गए, पढ़ाई हो गया उसका ख़त्म। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हो तो खुद पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जैसे हम छोड़ के बाहर जाएंगे तो वो पढ़ाई बस हो गया, है ना, गपशप शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही वर्किंग कंडीशन में भी, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ भी ऐसे होता है कि अगर उनको पता है कि हमें कोई देख रहे हैं, है ना, अगर आपका वहाँ पे अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो इसका मतलब उन्हें पता है कि हमें कोई वॉच कर रहे हैं, तो हम भाई अपना काम में दम लगाए, है कि नहीं। तो ऐसे ही होता है, क्योंकि अगर नहीं देख रहा है तो चलो गपशप कर लो, काम में थोड़ा सा ढीलापन दे दो, ऐसे होता है। तो ये चीज़ उसने नोटिस किए हैं। सो साइकोलॉजिकल, इसमें इम्पोर्टेंस क्या है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस, साइकोलॉजिकली एक होता है, और एक होता है कि अटेंशन गिवन टू वर्कर्स इम्प्रूव्स आउटपुट। ठीक है ना, आप काम पे अटेंशन देगा, काम पे मन लगाएगा तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स भी इसमें क्या इम्पोर्टेंस है देखते हैं। सोशल रिलेशनशिप दैट इज ग्रुप इंटरेक्शन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना फॉर्मल एक रिलेशन तो होता है, इनफॉर्मली एक ग्रुप बन जाते हैं, तो उनका एक अलग से इंटरेक्शन होता है, अलग से एक सोशल रिलेशनशिप बनता है, वो भी अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे कि वर्कर्स आर मोटिवेटेड बाय सोशल नीड्स, है ना, सब मिलके एक साथ चलते हैं, काम करते हैं, तो वो मोटिवेटेड होता है उसमें। इनफॉर्मल ग्रुप्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर, कोई भी इनफॉर्मल ग्रुप है वो बिहेवियर को, जो वर्कर को जो बिहेवियर है उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, है ना। फॉर्मल में तो फॉर्मली सिस्टम चल रहा है, लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप्स कुछ होता है, अलग अलग ग्रुप बन जाता है, तो काम कितना वो करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर इनका इन्फ्लुएंस चलता है, ये उन्हें पता चला उसमें से। और क्या हुआ भाई, रोल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है देखते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर एक फॉर्मल सिस्टम चलता है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन फिर उसके अंदर भी बाहर भी, मतलब उसके अंदर कुछ लोग मिल के एक ग्रुप बन जाते हैं ना, तो दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस वर्कर, वो वर्कर को बहुत अच्छे तरीके से बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका एटीट्यूड, उनका परफॉर्मेंस, वो जो ग्रुप बनते हैं ग्रुप के हिसाब से वो लोग चलना शुरू करते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर ये इसका इफेक्ट जरूर आता है। जैसे कि हेल्प इन कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, कभी कभार आपस में बातें करना, ऑफिशियली जो नहीं कर पाते इनऑफिशियली बात कर लेते हैं आपस में, है ना, कोऑर्डिनेशन उसमें बढ़ता है।
कैन आइदर सपोर्ट और अपोज मैनेजमेंट, कभी कभार मैनेजमेंट को सपोर्ट भी करते हैं ये चीज़, और कभी कभार इसमें अपोज भी करते हैं, मैनेजमेंट के अगेंस्ट में भी जाते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग एंड एफिशिएंसी, है ना। तो कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, वर्कर के साथ मैनेजमेंट का अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा, तो इसमें ना एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत सोच मतलब गलत समझना नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। फिर बिल्ड ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, विश्वास बढ़ता है और आपस में कोऑपरेट करके काम करते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट क्या है भाई, नॉन इकोनॉमिक मोटिवेशन। क्या होता है, वर्कर आर नॉट मोटिवेटेड ओनली मनी, सिर्फ पैसा मिलने से लोग खुश नहीं होते हर टाइम। कुछ साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स ऑल्सो पे वाइटल रोल, कुछ सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होता है, जैसे कि उसको रिस्पेक्ट देना, है ना, उसको प्रेज करना, तो उन्हें काम करने का मज़ा आता है ना। सोशली एक रिस्पेक्ट मिलता है, सोशली एक पोजीशन मिलता है, तो उसमें उसका एक अलग सा विश्वास आता है, अलग सा एक फीलिंग होता है, जिसके थ्रू उसका मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, है ना, एंड जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। एम्फेसाइज ह्यूमन रिलेशन, अच्छा रिलेशन बरकरार रखता है इसमें, ठीक है। नाउ लीडरशिप एंड सुपरविजन। सपोर्टिव एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप इम्प्रूव्स मोरल एंड परफॉर्मेंस। अगर लीडरशिप सपोर्टिव है, डेमोक्रेटिक मतलब सबकी बात सुन के आगे काम करना, या सपोर्टिव जो लोग चाहते हैं उनका प्रॉब्लम में आगे आए, तो इसमें क्या होता है, मोरालिटी बढ़ता है और उसमें साथ साथ में परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है। जैसे कि फ्रेंडली सुपरविजन एनहांस प्रोडक्टिविटी। आप दोस्त की तरह अगर मैनेजर अगर दोस्त की तरह वर्कर के साथ बात करे, तो जो वर्कर है उसको थोड़ा सा अलग सा ही अच्छा महसूस होगा, अच्छा सा मोटिवेटेड होगा, है ना, तो काम अच्छा करेगा वो। बिल्ड्स पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, इसमें पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट तैयार होता है, सब लोग अपना काम पे लग जाते हैं, मोटिवेटेड होकर काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्या है क्रिटिसिज्म, देखते हैं। क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या है इस इवैल्यूएशन में। डिस्पाइट कंट्रीब्यूशन, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है हॉथर्न एक्सपेरिमेंट का, लेकिन फिर भी कुछ क्रिटिसाइज हुआ है इसका। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ साइंटिफिक रिगोर, मीन्स द एक्सपेरिमेंट्स लैक्ड प्रॉपर कंट्रोल एंड साइंटिफिक मेथड, प्रॉपर साइंटिफिक मेथड इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं, है ना। मेकिंग रिजल्ट्स लेस रिलायबल, इसलिए जो रिजल्ट आया है उसको बहुत ज़्यादा आप विश्वास नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते। और क्या है, स्मॉल सैम्पल साइज, मतलब जो लोगों के अंदर ये एक्सपेरिमेंट चलाया गया है वो बहुत ही कम है, इसको हम बहुत कम पीपल के अंदर ये चला के आप पूरा यूनिवर्सली इसको ट्रू बोल नहीं सकते, ठीक है, उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। फिर ओवर एम्फेसिस ऑन ह्यूमन फैक्टर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन फैक्टर को इम्पोर्टेंस दिए गए हैं, उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखा गया है, लेकिन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल फैक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर किए गए हैं, ठीक है। और क्या है, बायस एंड सब्जेक्टिविटी, रिसर्चर्स इंटरप्रिटेशन मे हैव बीन बायस्ड अफेक्टिंग द वैलिडिटी ऑफ कंक्लूजन्स, क्योंकि बायस भी हो सकता है ना, ये बायसली डिसीजन ले सकते हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं बायसली कुछ डिसीजन लिख सकते हैं, दे सकते हैं। और क्या है भाई, हॉथर्न इफेक्ट लिमिटेशन, क्या बोला है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी मे बी टेम्पोररी ड्यू टू ऑब्जर्वेशन, है ना, को आप देखते रहेंगे तो वो पढ़ता रहेगा, को करता रहेगा काम, ये कुछ दिन हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी ना कुछ दिन के बाद ये परमानेंटली इम्प्रूव नहीं करेगा, बाद में इसको भी वो छोड़ देगा, देख रहा है कोई बात नहीं करेंगे, कर ऐसे चलेगा, तो उसके लिए पनिशमेंट का ज़रूरत पड़ता है, नहीं तो काम नहीं करता है ना। बच्चे ऐसा नहीं सुनते, अगर थोड़ा बहुत पनिशमेंट पड़ता है तब पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए कि ये जो इफ़ेक्ट है ये सही में शॉर्ट टर्म में काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं करता है काम, ठीक है ना, क्लियर, ये भी ख़त्म।
तो और एक क्वेश्चन है भाई, इसमें से देखते हैं क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। पानी पीते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जिसको ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं मैक्स वेबर कौन है। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट डेवलप्ड द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, which emphasize a formal, structured and rule-based organization, एक formal and structurally and rule-based organization का कहानी उसने बताया है, मतलब थियोरी दिए हैं। His theory aimed to bring efficiency, predictability and relatability into management, ठीक है। तो देखते हैं आगे एक एक करके क्या बोला गया है इसमें। Now, bureaucratic theory refers to the system of management based on formal rules, ठीक है, formal rules maintain करके, hierarchy, division of labor and impersonal relationships, ठीक है। It focuses on achieving organizational goals through well defined structure and clear authority, एकदम well defined structure के द्वारा चलेगा और clear एकदम अलग अलग से authority maintain करके काम होगा तो अच्छे तरीके से काम होगा। उनकी बातें हैं, उनका थ्योरी ये है। तो इनका थ्योरी का कुछ फीचर्स है, कुछ मिलता जुलता है, एक ही तरह है लगभग। आप देखेंगे तो प्रिंसिपल्स और थ्योरी वो लगभग एक ही है सब मिलके। जैसे कि उसने बोला है कि डिवीजन ऑफ वर्क, वो पहले भी हमने बताया है। तो वर्क डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क, जो कि हेनरी फ्योल ने भी बताया था। ईच एम्प्लॉयज परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, सही बात है, अलग अलग काम करेगा। इसमें क्या होगा, इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ेगा, एक्सपर्टीज बढ़ेगा और प्रोमोट स्पेशलाइजेशन, कोई पर्टिकुलर काम पे वो स्पेशलाइज बन जाएगा। नेक्स्ट उसने क्या बताया है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। उसने बोला है कि देयर इज अ क्लियर चेन ऑफ कमांड टॉप टू बॉटम, जैसे आपको बताया टॉप लेवल से लोअर लेवल तक, है ना। सो लोअर लेवल इज कंट्रोल्ड बाय द हायर लेवल, जनरली जो सिस्टम है। तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल को कंट्रोल करेगा, ऐसे सिस्टम होना चाहिए। इसमें क्या होगा, इंश्योर्स डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर बरकरार रहेगा। और क्या होगा, फैसिलिटेट्स प्रॉपर कम्युनिकेशन, आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन बरकरार रहेगा। नेक्स्ट, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या बोला है कि ऑपरेशंस आर गवर्न ए सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स, प्रॉपर एक रूल्स प्रोसीड्यूर्स रिटन एक दिया जाएगा और उसी के थ्रू बिजनेस को चला। जैसे कि हमारा जो गवर्नमेंट चलता है, जो देश चलता है, जैसे कि हमारा संविधान के द्वारा, ऐसे ही एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन के द्वारा कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का काम चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी एंड रिड्यूस एम्बिग्युइटी, ठीक है। नेक्स्ट, impersonality means decisions are made without personal bias और favoritism, मतलब किसी को पर्टिकुलर फेवर करके कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, कोई व्यक्ति को फेवर करके नहीं लिया जाएगा, सबके लिए सेम डिसीजन जो होगा सबके लिए होगा, ग्रुप के लिए होगा, कोई अकेले व्यक्ति के लिए नहीं होगा। मीन्स प्रोमोट्स फेयरनेस एंड इक्वालिटी, ठीक है। और क्या है, इंश्योर्स ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, डेफिनेटली एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड promoted based on their qualification, skills and competence। ठीक है, किसी मामा चाचा भैया का लोग है तो घुसा दो, काम पे लगा दो, है ना। ऐसा नहीं है, अपना रिलेटिव है तो उनको थोड़ा सा ऊपर में चढ़ा दो, हायर अथॉरिटी में डाल दो। तो ऐसे करेंगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है, आपका अपना फ़ायदा बनेगा लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल नहीं होगा। तो सही एम्प्लॉय को चुनना है और सही काम पे उसको लगाना पड़ेगा, मेरिट के आधार पे उसको लेना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, इनकरेज एफिशिएंसी बढ़ेगा। और क्या होगा, इंश्योर्स राइट पर्सन्स फॉर द राइट जॉब, सही लोग को सही काम पे लगाया जाएगा।
नाउ कैरियर ओरिएंटेशन मीन्स एम्प्लॉयज़ व्यू देयर जॉब्स लॉन्ग टर्म कैरियर्स विथ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड प्रमोशन। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के व्यू में उनका जो जॉब है वो लॉन्ग टर्म कैरियर बना पाएगा या कुछ अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगा, एंड फॉर ग्रोथ एंड प्रमोशन, उसका ग्रोथ हो, उसका क्वालिटी बढ़े, स्किल डेवलप हो और उसका प्रमोशन हो, है ना। इसमें क्या होगा, प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी, उसमें एम्प्लॉयज़ का एक जॉब सिक्योरिटी बढ़ेगा। फिर इंक्रीज एम्प्लॉई कमिटमेंट, एम्प्लॉय भी कमिटमेंट रहेगा अपने बिजनेस के ऊपर, उसका एक कमिटमेंट रहेगा कि हम करेंगे भाई, हमें करना है ना, ऐसे करके। ठीक है भाई। नाउ एडवांटेज ऑफ वेबर्स थ्योरी, वेबर्स थ्योरी जो दी है उसका एडवांटेज क्या है भाई, प्रोमोट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट, एंश्योर्स क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई इसमें कन्फ्यूजन ना हो। रिड्यूस फेवरेटिज्म एंड करप्शंस, कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा भाई, किसी के लिए स्पेशल कुछ नहीं रहेगा और कोई करप्शन इसमें नहीं हो पाएगा। और क्या है, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी रहेगा। नेक्स्ट क्या है भाई, क्रिटिसिज्म, वेबर्स थ्योरी दिए हैं, ठीक है, अच्छे तो है ही, लेकिन इसका भी कुछ क्रिटिसिज्म है। क्या है, रिजिडिटी, एक्सेसिव रूल्स रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, एकदम रूल के मुताबिक अगर काम करेंगे तो अब चेंजेस, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस है भाई, उसके साथ अडेप्ट करके काम नहीं हो पाता है, तो बिल्कुल रिजिडली काम नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्या है, रेड टेप मीन्स टू मैनी प्रोसीड्योर्स स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग, इतना ज़्यादा प्रोसीड्योर आपका लेवल मेंटेन करते हुए चलेंगे तो कोई डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसमें काम डिले हो जाएगा। लैक ऑफ इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज़ हैव लिटिल स्कोप टू क्रिएटिविटी, क्योंकि उसको तो मौका नहीं दिया जाएगा, वो रूल रेगुलेशन मान के उसको काम करना है, वो अपना कुछ क्रिएटिव थिंकिंग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा, आइडिया को उसने यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएगा। और क्या है, इम्पर्सनल ट्रीटमेंट मीन्स इग्नोर्स ह्यूमन इमोशंस एंड सोशल नीड्स, उनका जो सोशल नीड्स है या ह्यूमन का एक इमोशंस होता है उसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा दिन आपके ऊपर खुश नहीं रह पाएगा, है कि नहीं, तो वो भी बड़ी दुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो यही था हमारा पूरा जो क्लास चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं, तो इसलिए आप ज़रूर इसको देखिए, इसको पढ़िए, तो आपको ज़रूर इसमें हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये हेल्प हुआ तो ज़रूर आपको ये वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा के रखना है। दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है, उन्हें भी इसका लाभ मिले, उन्हें भी इसका हेल्प मिले। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए।